बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खुसरो। आज हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर्स के हवाले से, आईआर के हवाले से। द न्यू कोल्ड वार, आल्सो कॉल्ड द सेकंड कोल्ड वार और द पैसिफिक कोल्ड वार। करंट अफेयर्स, आईआर, अगर आप एस्पायरेंट्स हैं सीएसएस के और पीएमएस के, तो आपके लिए आज का हमारा लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं एक बात करूंगा शेयर आपके साथ। 15 अगस्त 2022 हमारा एक न्यू सेशन शुरू हो रहा है, जीके एमसीक्यूज फॉर वन पेपर। एक महीने के लिए है हमारा सेशन। ये तमाम तर जो वन पेपर्स के एग्जाम्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, उनके लिए जो है बहुत ही फायदेमंद रहेगा हमारा सेशन ये। और इसका आउटलाइन, इसका सिलेबस, जो टॉपिक्स एरियाज हम कवर करेंगे, वो भी हमने आपको जो है यहाँ पर दे दिए हैं जी। न्यू कोल्ड वार आल्सो कॉल्ड द सेकंड कोल्ड वार और द पैसिफिक कोल्ड वार। एक हम पढ़ते हैं कोल्ड वार को। कोल्ड वार 1945 जो हम सुनते हैं, पहले यहां पे आ जाते हैं। करेक्ट, व्हाट इज कोल्ड वार? कोल्ड वार है क्या? कोल्ड वार क्या है? इट इज द वार विदाउट वेपन्स। इट इज द वार ऑफ इकोनॉमी, वार ऑफ डिप्लोमेसी, वार ऑफ पॉलिटिक्स। इट इज द वार विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेपन्स। दो पावरफुल कंट्रीज हैं, वो खुद में डायरेक्टली नहीं लड़ते हैं। हाँ, they also engage in proxy wars। क्या होते हैं प्रॉक्सी वार? किसी और वीक स्मॉल कंट्री को आप सपोर्ट करें कि वो लड़े और फायदा आपको हो वहां पर। तो बहरहाल ये जो है कोल्ड वार है कि वार विदाउट वेपन्स। इट इज द वार ऑफ डिप्लोमेसी, वार ऑफ ट्रेड, वार ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, अब ये थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं कि कोल्ड वार कहां से शुरू हुआ, कब खत्म हुआ। जो पहला कोल्ड वार था बड़ा मशहूर था वो। कोल्ड वार 1945 से लेकर 1991 तक बिटवीन यूएसए, अमेरिका एंड फार्मर यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। सोवियत यूनियन और अमेरिका दोनों के बीच जो एक कशीदगी का माहौल रहा 45, वर्ल्ड वॉर 2 के फौरन बाद, ये 45 से लेकर 1991 तक जब सोवियत डिसॉल्व हुआ, फिर वहां से 15 कंट्रीज बने हैं, जो आजकल 5 हैं सेंट्रल एशिया के अंदर। एक खुद रशिया हो गया, एक खुद रशिया है। 5 हैं कार्स, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। ये 6 हो गए हैं। 3 हैं कॉकसस कंट्रीज, अजरबैजान, आर्मीनिया और जॉर्जिया। ये हो गए 9। 3 हैं बाल्टिक स्टेट्स, एस्टोनिया, लटविया, लिथुआनिया, और 3 बेलारूस, यूक्रेन और मोल्दोवा। तो ये 15 कंट्रीज थे पहले, नोन एज सोवियत यूनियन। और ये सोवियत यूनियन बना था 1922 में और ये डिसॉल्व हुआ फिर आगे 1991। तो इन दोनों के दरमियान में था ये कोल्ड वार। फिर यहां पर ये दोनों डायरेक्टली नहीं लड़े थे, सोवियत यूनियन या अमेरिका, दे नेवर फॉट डायरेक्टली। हाँ, इनडायरेक्ट प्रॉक्सी वार्स हुए थे अफगानिस्तान के अंदर, कुछ मिलिट्री अलायंस बने थे सीटो और सेंटो, इस लिहाज से। अच्छा, आगे चलते हैं। एट दैट टाइम द वर्ल्ड वाज बायपोलर। देयर वाज बायपोलरिटी इन द वर्ल्ड। क्या होता है बायपोलरिटी? क्या होता है बायपोलर? बायपोलर वर्ल्ड, बायपोलरिटी इन द वर्ल्ड, यानी कि 2 सुपर पावर कंट्रीज। जब दुनिया में 2 पावरफुल कंट्रीज हों, सुपर पावर हों, दैट फिनोमेना, that world order is called bipolarity in the world or the bipolar world। और तो ये 45 से लेकर 91 तक हुआ bipolar world। ठीक है, और जब ये 91 में सोवियत टूट गया तो फिर अमेरिका दुनिया में एक अकेला बना सुपर पावर, एंड दैट इज नोन एज यूनिपोलर वर्ल्ड। 91 से लेकर मेरे ख्याल में 2010-12 तक इस जो है इराक हम कहते हैं इनको, जो 15-20 साल हैं, यूनिपोलर वर्ल्ड। अब यहां पर मैंने कहा सीटो बना, सेंटो बना। सीटो बनाया था अमेरिका ने 45 में,
और सेंटो बनाया था अमेरिका ने, यही भी 50 ये बना था 54 में, सीटो 54 में बना था सीटो, और जो सेंटो है 55 में। दे बोथ वर मेड अगेंस्ट सोवियत यूनियन, और पाकिस्तान भी इन दोनों का मेंबर था अनफॉर्चुनेटली। उसके बाद ये ऑपरेशन साइक्लोन। ऑपरेशन साइक्लोन क्या है, 1980s में जब 1979 में आकर सोवियत ने हमला किया अफगानिस्तान के ऊपर, तो 1980s में रोनाल्डो रेगन था अमेरिकन प्रेसिडेंट, उसने इन्वॉल्व किया सीआईए को यहां अफगानिस्तान के अंदर, और फिर पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, अमेरिका मिलकर जो मुजाहिदीन बनाए गए थे अफगानिस्तान के अंदर, जो उनको सपोर्ट किया गया, इट वाज हैविंग कोड नेम एज ऑपरेशन साइक्लोन। The formation of Mujahideen or Jihadi fighters by the USA, Pakistan and Saudi Arabia against USSR। और जब 91 में सोवियत यूनियन डिसॉल्व हुआ तो फिर यहां पर ये खत्म हो गया कोल्ड वार। दैट इज द एंड ऑफ कोल्ड वार। तो ये कोल्ड वार 1 कहलाता है, या इसको हम सिर्फ कोल्ड वार भी कर सकते हैं, 45 to 1991। अब यहां पर आ गया न्यू कोल्ड वार, जो आज का हमारा टॉपिक है। ये शुरू में इसको हमने कवर कर लिया कि कोल्ड वार क्या था। इट वाज बिटवीन द यूएसए एंड फॉर्मर सोवियत यूनियन, अ वार ऑफ डिप्लोमेसी, वार ऑफ इकोनॉमी, वार ऑफ ट्रेड। कोई वेपन यूज नहीं किया इन कंट्रीज ने वहां पर। अब आते हैं इस टॉपिक के ऊपर, न्यू कोल्ड वार, सेकंड कोल्ड वार और द पैसिफिक कोल्ड वार। ये जो कोल्ड वार है ना, दैट इज मेनली इन इंडो पैसिफिक रीजन एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन, ठीक है ना। अच्छा, न्यू कोल्ड वार, न्यू कोल्ड वार को, यानी कि ये जो कोल्ड वार पहले था, ये है लेट द सेकंड हाफ, द लेटर स्टेजेस ऑफ द 20th सेंचुरी। जो 20th सेंचुरी है उसका ये था सेकंड हाफ कोल्ड वार का। ये जो न्यू कोल्ड वार है, दैट इज द फर्स्ट हाफ और द बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी। दोनों में ये डिफरेंस है, बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी, न्यू कोल्ड वार। अब यहां पर ब्लॉक 2 ही थे, एक है यूएसए, वही अमेरिका है। अब उसके साइड में 2 कंट्रीज आ गए हैं मिलकर, चाइना, जो कि बड़ा रोल है चीन का यहां पर, लेकिन दोनों को हम काउंट करेंगे, चाइना भी है और यहां पर रशिया भी है। पहले हमने कहा कि अमेरिका खुद था, सिर्फ अमेरिका यूएसए था, और यहां पर था यूएसएसआर, ठीक है ना। लेकिन यहां पर अमेरिका भी है तो चाइना भी है और रशिया भी यहां पर है, तो दोनों यहां पर मिल चुके हैं, रशिया और चाइना। और वहां पर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, सिर्फ अमेरिका अकेला नहीं है, उसके अलाइज हैं यूरोप के अंदर तकरीबन जो कंट्रीज हैं वो, लेकिन जो लीडिंग फैक्टर है एलिमेंट, दैट इज द यूएसए, ठीक है। और यहां जो दुनिया है, देयर इज, यू नो, द वर्ल्ड हियर इज मल्टीपोलर, देयर इज मल्टीपोलरिटी इन द वर्ल्ड। पहले सिर्फ था अमेरिका और सोवियत यूनियन पावरफुल थे, अब यहां पर 3 एटलीस्ट दुनिया में पावरफुल कंट्रीज हैं, सुपर पावर हैं। खुद अमेरिका भी है, तो आजकल चाइना भी स्ट्रांग हो गया है और रशिया भी बहुत स्ट्रांग हो गया। रशिया भी काफी स्ट्रांग है आजकल, क्यों नहीं स्ट्रांग। अमेरिका ने कहा था अगर रूस ने हमला किया यूक्रेन के ऊपर तो हम, रशिया विल फेस अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंसेस। क्या किया अमेरिका ने? कुछ नहीं किया। तो काफी स्ट्रांग है चाइना और रशिया। Therefore, the world is now, the phenomena in the second Cold War is multipolarity, multipolar world. ये डिफरेंस है इसके अंदर। आगे चलते हैं, द यूएस लेड ब्लॉक। अच्छा, यहां पर 2 हमने ब्लॉक की बात की है, एक द यूएस लेड ब्लॉक है, और यहां जो एलीज हैं अमेरिका के, जापान है, साउथ कोरिया है, यूरोपियन कंट्रीज हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और कनाडा भी सपोर्ट रहे अमेरिका का, और जो है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भी सपोर्ट रहे अमेरिका के। उसके बाद कह रहा है कि द बेजिंग मास्को ब्लॉक, बेजिंग एंड मास्को ब्लॉक, चाइना और जो है रशिया, एक इनका जो है एक ब्लॉक बन गया। तो इन दोनों के दरमियान में है कोल्ड वार ये वाला। अच्छा, अब इसको हम पढ़ेंगे 2 डायमेंशंस की तरफ, इस कोल्ड वार को। पहला अमेरिका और रशिया, फिर अमेरिका और चाइना, ठीक है ना। अच्छा, यहां कह रहे थे, यहां जो बड़ा रोल वो चीन का है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ चाइना कोल्ड वार, जो टेंशन है आजकल ना, चाइना और अमेरिका देखें आप, लड़ नहीं रहे दोनों, ये दोनों लड़ नहीं रही है, बस कुछ इख्तलाफात हैं। अमेरिका, द यूएसए वांट्स टू डैमेज चाइनीज इकोनॉमी, चाइनीज रिलेशंस, और अमेरिका ने कोई एक्शन नहीं लिया अगेंस्ट रशिया, लेकिन कुछ सैंक्शंस वहां पर इंपोज किए हैं रूस के खिलाफ। ये एक न्यू कोल्ड वार सामने आ चुका है यहां पर।
तो इसको हम दो जो है इसके हम लेंगे डायमेंशंस। वन में क्या है, द टेंशंस बिटवीन द यूएसए इन द कंटेक्स्ट ऑफ चाइना, चीन के खिलाफ जो एक्शन लिए हैं अमेरिका ने, या जो कुछ हो रहा है बिटवीन चाइना एंड द यूएसए। साउथ चाइना सी, जो कि बड़ा एक मरकज है ये साउथ चाइना सी, इसके ईस्ट में फिलिपाइनीज हैं, साउथ में है ब्रुनाई, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, और वेस्ट में है कंबोडिया और वियतनाम वहां पर। और इंडो पैसिफिक रीजन, ये दो एरियाज में जो है काफी कशीदगी है। कुछ आइलैंड्स हैं साउथ चाइना सी के अंदर, पैरासल आइलैंड है, स्प्रिटली आइलैंड है, 9 डैश लाइन्स हैं, दे आर कंट्रोल्ड बाय चाइना, दे आर क्लेम्ड बाय ताइवान, वियतनाम, ब्रुनाई एंड द फिलिपाइनीज। अब यहां अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका काफी एक्टिव है कि किसी न किसी तरीके से चीन का रास्ता ये ब्लॉक किया जाए। याद कीजिएगा, चीन का जो 85% ट्रेड होता है शंघाई सी पोर्ट से, साउथ चाइना सी, मलाका स्ट्रेट, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, उसके बाद मिडिल ईस्ट या अफ्रीका, यूरोपियन कंट्रीज तक। अब इस पानी को अमेरिका बंद करना चाहता है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या किया, 2016 में अमेरिका ने एक ट्रेड एग्रीमेंट किया, अमेरिका और कनाडा ने। ये जो पैसिफिक ओशन है, इसके ईस्ट में साउथ नॉर्थ अमेरिका है, इसके वेस्ट में एशिया और ओशन आ जाते हैं। इसका नाम क्या रखा गया, टीपीपी, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, यानी कि पैसिफिक से यहां से उस तरफ। ये कहा अमेरिका ने कि हम ट्रेड करेंगे, कारोबार करेंगे पैसिफिक के ईस्ट से लेकर वेस्ट तक। और वेस्ट में कौन सी कंट्रीज हैं, जापान है, साउथ कोरिया है, और जो आसियान के मेंबर्स हैं साउथ ईस्ट एशिया के अंदर फिलिपाइनी हो गया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है ना, सिंगापुर, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया भी और न्यूजीलैंड भी। और ये इसका मकसद क्या था एक्चुअली टीपीपी का, इट वाज टू काउंटर द BRI ऑफ चाइना। जो चीन का है बेल्ट रोड इनिशिएटिव, उसके दो पार्ट्स हैं। बेल्ट का मतलब है लैंड रूट्स फ्रॉम चाइना टू अदर कंट्रीज, जमीन के रास्ते, मोटरवेज बनाए, रेलवे ट्रैक्स बनाए आप। और जो रोड है बेल्ट रोड इनिशिएटिव, रोड मींस के 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रूट, यानी कि सी रूट, पानी का रास्ता। शंघाई जो चीन का सी पोर्ट है साउथ चाइना सी से, फिर उसके बाद मलाका स्ट्रेट हो गया, अरेबियन सी हो गया, इस तरफ। तो अमेरिका एक्चुअली वांटेड टू काउंटर BRI फ्रॉम साउथ चाइना सी, लेकिन अभी तक ये टीपीपी को शुरू भी नहीं किया गया। अमेरिका ने जल्दबाजी में आकर बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं टू काउंटर चाइना, बट दे ऑल आर इन वैन। अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं बिगाड़ा चीन का। तो टीपीपी जो है ये भी फेल हुआ, शुरू होने से पहले खत्म हो गया ये। आगे चलते हैं, द क्वाड वाज मेड इन 2007। ये मशहूर अभी हुआ, लेकिन ये बना था बहुत पहले। ये द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, QUAD, क्वाड। और यहां पर इन 4 कंट्रीज, जापान भी है, और यहां पर इंडिया भी है, यहां पर ऑस्ट्रेलिया भी है, और यहां पर अमेरिका भी है। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। क्वाड जो है एक्चुअली एक मल्टीपर्पज एक डायलॉग, इनका एक एग्रीमेंट है, सिक्योरिटी के हवाले से भी, मुआशी लिहाज से, इकोनॉमिक के हवाले से, हर लिहाज से। लेकिन इसका जो मेन मकसद वो ये है टू फ्री इंडो पैसिफिक रीजन फ्रॉम चाइनीज हेजेमनी, यानी कि चीन को हम रोकेंगे इंडो पैसिफिक इलाके से। तो जो क्वाड बनाया है अमेरिका ने, जापान, चाइना और ऑस्ट्रेलिया ने, इसका जो मेन पर्पस वो ये है टू फेस चाइना इन द इंडो पैसिफिक रीजन। लेकिन यहां भी कुछ नहीं बिगाड़ा इन लोगों ने अभी तक, किसका, जो है वो चीन का। वही चीन कारोबार कर रहा है, ट्रेड भी कर रहा है, ठीक है ना। और आगे चलते हैं, यहां पर ऑकस बनाया गया 2021 में, AU के US, ऑस्ट्रेलिया, UK एंड USA। ये ऑकस जो है इट इज प्योरली अबाउट मिलिट्री, अबाउट डिफेंस। अमेरिका ने और UK ने कहा ऑस्ट्रेलिया को कि आपको हम देंगे एड, लोन, सपोर्ट करेंगे, और आपको लड़ना चाहिए अगेंस्ट चाइना, ठीक है ना। तो AUKUS is actually purely a military alliance made by the USA, Australia and UK to counter the growing impact influence of China and the Indo-Pacific region। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कुछ बिगाड़ेगा चीन का। नैन्सी पेलोसी विजिट टू ताइवान। अब ताइवान जो है एक्चुअली एक सॉवरेन कंट्री नहीं है,
तो सॉवरेन कंट्री नहीं है और चीन दावा कर रहा है कि मेरा इलाका है और यहां पर अगर बाय पीसफुल सॉल्यूशन अगर डिप्लोमेटिकली मेरा हिस्सा बन जाता है ताइवान, वरना मैं यूज करूंगा फोर्स को भी और ताइवान को जो है मैं अपना हिस्सा बना लूंगा। बहरहाल अमेरिका, जापान और जो एलाय है अमेरिका के, जैसे इंडिया हो गया, दे आर सपोर्टिंग ताइवान। लेकिन मुझे यकीन है अगर चीन ने कुछ किया, हमला किया ताइवान के अंदर, तो अमेरिका यहां पर नहीं आएगा। ये सिर्फ कहने की बातें हैं। यूक्रेन में आया अमेरिका, पीछे भाग गया, तो यहां भी इंडिया, जापान, अमेरिका मरवाएंगे ताइवान को, ठीक है ना। तो बहरहाल नैन्सी पेलोसी जो स्पीकर है अमेरिकन असेंबली के लोअर हाउस का, जब ये अभी आई थी यहां पर ताइवान में, तो काफी 2-3 दिन माहौल काफी एक क्रिटिकल माहौल था और ड्रिल्स किए थे वहां पर। चाइना ने भी एक मैसेज दिया चीन ने अमेरिका को कि दोबारा यहां मत आना ताइवान के अंदर, क्योंकि ताइवान एक सॉवरेन कंट्री नहीं है, तो इनके साथ आप डिप्लोमेटिक रिलेशंस मेंटेन नहीं कर सकते हैं। लेकिन याद कीजिएगा आजकल 13 जो सॉवरेन कंट्रीज हैं, यूएन के मेंबर्स हैं, 13 उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं ताइवान के साथ। हाँ, वो कुछ गरीब कंट्रीज हैं, कैरेबियन स्टेट्स हैं और साउथ अमेरिकन स्टेट्स हैं, लेकिन उन्होंने तस्लीम नहीं किया ताइवान को, कुछ ऐसे रिलेशंस मेंटेन कर रहे हैं। और एक है होली सी यानी कि वेटिकन सिटी। अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया जो कि एंटी चाइना है, दे आर आल्सो फॉलोइंग वन चाइना पॉलिसी। वन चाइना पॉलिसी का मतलब क्या है कि ताइवान को हम नहीं मानते हैं, इट इज पार्ट ऑफ चाइना। ये खुद मानता है इस बात को अमेरिका, ऐसा भी। उसके बाद ये चीज B3W, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, ये बनाया 2021 में BRI टू काउंटर बेल्ट रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना। ये G7 कंट्रीज का प्रोडक्ट है B3W। ये अमेरिका के सदर जो बाइडेन का एडवाइस है, प्रपोजल है कि हम बनाएंगे, हम करेंगे शुरू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एक प्रोग्राम टू काउंटर BRI, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, इसको फेस करना है थ्रू B3W। लेकिन जो अमेरिका के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, कुछ मैगजीन्स हैं, फाइनेंशियल कुछ इश्यूज वहां पर डिस्कस होते रहते हैं, द इकोनॉमिस्ट हो गया, द गार्जियन हो गया, उन्होंने खुद कहा कि भाई 40 ट्रिलियन चाहिए आपको, यू नीड 40 ट्रिलियन टू मेक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन अफ्रीका एंड एशियन बैकवर्ड कंट्रीज। तो आपके लिए सिर्फ मुश्किल नहीं है बल्कि नामुमकिन है कि आप काउंटर करें BRI को। तो ये भी ऐसा बनाया है, एग्रीमेंट हुआ B3W का। आई डोंट थिंक कि इसको भी जो है ये फिजिबल नहीं है, इट्स नॉट फिजिबल ऑप्शन, इसको भी इंप्लीमेंट अमेरिका नहीं कर सकता। अब ये हो गया है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चाइना, जो कोल्ड वॉर है बिटवीन अमेरिका एंड चाइना। अब यहां पर है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रशिया, क्योंकि मैंने कहा ना कि चाइना और रशिया फेस कर रहे हैं आजकल किसको, अमेरिका को, इन द न्यू कोल्ड वॉर। अब यहां पर क्या है, एडवर्ड स्नोडेन, एक अमेरिकन, एक बड़ा एजेंट, एक IT का एक्सपर्ट का माहिर, CIA का एक बड़ा माहिर, 2013 में आकर इसने पनाह लिया रशिया के पास और इसने कुछ इंशाफात भी किए हैं, कुछ लीक्स किए हैं इंफॉर्मेशन रशिया के साथ, और इसके खिलाफ पाबंदियां भी हैं, सजा भी सुनाया गया है इसको अमेरिका के अंदर। लेकिन ये महफूज है रशिया के अंदर, इसको रूस ने पनाह दिया, अभी अमेरिका नहीं जाएगा। तो अमेरिका ने 2013 में कहा था रूस को कि मुझे वापस करो, बट इसको वापस नहीं किया गया। एंड स्नोडेन इज लिविंग इन रशिया, और उसने बहुत सारे इंशाफात भी किए हैं अगेंस्ट अमेरिकन वार्स एंड मिलिट्री एजेंसीज। उसके बाद यह है अनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया। 2014 में जब रेफरेंडम हुआ क्रीमिया के अंदर, तो 96.8% लोगों ने सपोर्ट किया रशिया को, और रशिया ने कब्जा किया क्रीमियन पेनिनसुला के ऊपर। क्रीमिया जो है ब्लैक सी में और सी ऑफ अजोव में है, इट्स जियोग्राफिकली पार्ट ऑफ यूक्रेन, और 91 से लेकर जब से डिसॉल्व हुआ सोवियत यूनियन, इट वाज कंट्रोल्ड बाय यूक्रेन। कुछ इसके पास ऑटोनॉमी था, खुद मुख्तियारी था। लेकिन 2014 में जब रूस ने देखा कि यूक्रेन वाज बीइंग शिफ्टेड टुवर्ड्स यूरोपियन यूनियन, तो यहां पर रेफरेंडम किया गया। और जो साउदर्न यूक्रेन है, जहां पर क्रीमिया है, जो ईस्टर्न यूक्रेन है, जहां पर दोनबास के इलाके हैं, लुहांस्क और दोहांस्क, वहां पे रशियन लोग रहते हैं, रशियन कल्चर, रशियन लैंग्वेज वहां पर है,
और वो प्रो रशियन है, इसीलिए वहां कुछ माहौल खराब हो गया। बहरहाल 2014 में जब क्रीमिया के ऊपर कब्जा किया रूस ने थ्रू रेफरेंडम, तो फिर क्या किया अमेरिका ने और G7 कंट्रीज ने, पहले थे G8, अब फिर G8 को G7 किया गया, यानी कि रशिया को यहां से बाहर किया गया G8 से। उसके बाद है रशिया यूक्रेन वार। अब जो 24 फरवरी को 2022 को रूस ने हमला किया यूक्रेन के ऊपर, अब यहां तो तमाम तर जो इख्तलाफात हैं वो ज्यादा हो चुके हैं। जो यूक्रेन के ऊपर हमला किया रशिया ने, अब यहां तो सैंक्शंस भी इंपोज किए गए हैं अगेंस्ट रशिया बाय द यूएनओ, बाय द यूएसए। लेकिन रशिया एक बहुत पावरफुल कंट्री है, बहुत स्ट्रांग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है। मुझे नहीं लगता कि जो सैंक्शंस हैं वो कुछ ना कुछ डैमेज करेंगे रूस को। हालांकि जो रशिया दे रहा था गैस ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को, उनको लॉस हो रहा है, उनका गैस बंद हो गया। तो ये कुछ इकोनॉमिक सैंक्शंस भी जो है इंपोज किए गए हैं अगेंस्ट रशिया। उसके बाद ओल्ड राइवलरी, बहुत पुरानी दुश्मनी भी है, जो पहले कोल्ड वॉर था बिटवीन रशिया एंड अमेरिका। तो ये दो इसके कॉन्टेक्स्ट हैं, चाइना और रूस के अलग अलग। तो ये हो गया सेकंड कोल्ड वॉर और पहले था फर्स्ट कोल्ड वॉर। तो इन दोनों को लाजमी आप समझें। लेकिन याद कीजिएगा, जो पहला कोल्ड वॉर था 45 से लेकर 91 तक, इट मेनली फोकस्ड अपॉन सिक्योरिटी, अपॉन डिफेंस। लेकिन जो आजकल कोल्ड वॉर चल रहा है यहां पर चाइना और रशिया, वहां पर अमेरिका है, इट इज मेनली अबाउट इकोनॉमिक सिस्टम। ये थोड़ा सा मुआशी ओरिएंटेड है, इकोनॉमिक ओरिएंटेड है। तो इन दोनों को लाजमी आप पढ़ें, करंट अफेयर्स के लिए या जो है आईआर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर मैं कहूंगा आपको कि जो हमारा सेशन है 15 अगस्त से शुरू है जीके के लिए, उसको ज्वाइन करें, काफी आपको फायदा होगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। जहां भी हैं खुश रहें, सलामत रहें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।